नमस्ते। कभी सोचा है कि भारत में धर्म पर आधारित राजनीति की जड़ें कितनी गहरी हैं? एक सदी से भी ज्यादा पुरानी। और इसकी कहानी हमें सीधे ले चलती है साल 1909 में, एक ऐसा साल जब मॉर्ले मिंटो सुधार लाए गए। अब देखिए, अंग्रेजों ने तो इन्हें सुधार का नाम दिया, पर सवाल यह है कि क्या ये वाकई सुधार थे या फिर भारत को बांटने की एक बहुत सोची समझी चाल? तो यही वो बड़ा सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये पूरी पड़ताल घूमेगी। क्या ये सच में भारत को आगे ले जाने वाले सुधार थे या फिर देश की एकता को तोड़ने वाला एक ब्रिटिश मास्टर प्लान? चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, हर बड़ी घटना की, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एक शुरुआत होती है। और भारत की राजनीतिक एकता पर जो सबसे गहरे हमले हुए ना, उनमें से एक की नींव ठीक इसी साल 1909 में रखी गई थी। तो सवाल उठता है कि आखिर वो जमीन तैयार कैसे हुई? मतलब उस दौर का माहौल कैसा था? अंग्रेजों के सामने ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी, या कहें कि क्या चुनौतियां थी कि उन्हें इन सो कॉल्ड सुधारों की जरूरत आन पड़ी? कहानी शुरू होती है 1905 से। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया और बस इस एक फैसले ने मानो पूरे देश में राष्ट्रवाद की एक आग सी जला दी। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो अब सिर्फ एक छोटा मोटा संगठन नहीं रह गई थी। नहीं, वो अब स्वशासन की मांग करने वाली एक बहुत शक्तिशाली आवाज बन चुकी थी। और जाहिर है, ब्रिटिश सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। अब इस बढ़ते हुए राष्ट्रवाद से निपटना था, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने पाया कि वे एक नहीं बल्कि दो अलग अलग राजनीतिक ताकतों के बीच फंस गए हैं और उन्हें दोनों को एक साथ साधना था। ये एक दोहरी चुनौती थी। एक तरफ थी राष्ट्रवादी कांग्रेस, जो पूरे भारत के लिए एक होकर स्वशासन की मांग कर रही थी, और दूसरी तरफ मुस्लिम एलीट वर्ग का एक समूह, मतलब उस दौर के कुछ अमीर और प्रभावशाली मुस्लिम नेता जो ब्रिटिश सरकार से अपने हितों की सुरक्षा और कुछ खास रियायतें चाहते थे। अंग्रेजों ने इस अंतर को तुरंत भांप लिया। उन्हें लगा कि इन दो समूहों की अलग अलग इच्छाएं उनके लिए एक जबरदस्त मौका बन सकती हैं। और हुआ भी वही। अक्टूबर 1906 में आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिम एलीट नेताओं का एक ग्रुप वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। इसे इतिहास में शिमला डेप्यूटेशन के नाम से जाना जाता है। उनकी मांगें एकदम साफ थीं। मुसलमानों के लिए अलग वोटिंग सिस्टम यानी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, आबादी के हिसाब से जितनी सीटें बनती हैं उससे ज्यादा चाहिए, और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति अपनी वफादारी के बदले में खास रियायतें मिलनी चाहिए। और बस यहीं से अंग्रेजों ने अपनी सबसे पुरानी और सबसे कामयाब चाल चली। इस दोहरी चुनौती का समाधान क्या था? एक ही तो था, बांटो और राज करो। और इसी नीति की कोख से जन्म हुआ 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों का। तो अब सवाल ये है कि इन सुधारों में आखिर था क्या? क्या ये सच में भारतीयों को ज्यादा अधिकार देने के लिए थे, या फिर ये समाज को बांटने की एक बहुत बड़ी चाल थी? चलिए जरा इन सुधारों के प्रावधानों को ठीक से समझते हैं। इस एक्ट को इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 भी कहते हैं। अब पहली नजर में देखें तो इसके कुछ पॉइंट्स काफी अच्छे लगते हैं, जैसे कि चुनावी प्रक्रिया को पहली बार मान्यता मिली और काउंसिल्स का आकार भी बढ़ा दिया गया। लेकिन ये सब ना एक तरह का दिखावा था, क्योंकि चुनाव थे इनडायरेक्ट और असली सत्ता का रिमोट कंट्रोल वो अभी भी पूरी तरह से ब्रिटिश अधिकारियों के ही हाथों में था। लेकिन इस एक्ट का सबसे विवादास्पद और मैं कहूंगा सबसे खतरनाक प्रावधान था अलग निर्वाचक मंडल, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ था। मुस्लिम मतदाता सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट दे सकते थे। बस इस एक नियम ने भारतीय समाज को राजनीतिक तौर पर दो हिस्सों में बांट कर रख दिया। और बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई। इस सिस्टम के तहत मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात से ज्यादा सीटें दी गईं। इतना ही नहीं, मुस्लिम वोटर्स के लिए वोट देने की जो इनकम क्वालिफिकेशन थी, उसे भी दूसरों के मुकाबले कम रखा गया। मतलब साफ था, ये एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। तो फिर असली मकसद क्या था इन सुधारों के पीछे? अगर ये लोकतंत्र की तरफ एक कदम था, तो फिर इसमें इतने सारे पेच क्यों थे? चलिए इसका जवाब अब जरा आंकड़ों में ढूंढते हैं। इन सुधारों के बाद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो उस वक्त की सबसे बड़ी सभा थी, उसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 69 कर दी गई। अब कागज पर तो ये एक बड़ा और अच्छा कदम लग रहा था, लेकिन असली कहानी इस 69 के आंकड़े के अंदर छिपी हुई थी। जब हम इन 69 सीट्स का बंटवारा देखते हैं तो पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। इनमें से 37 सदस्य तो सीधे सीधे ब्रिटिश अधिकारी थे, मतलब सरकारी बहुमत तो पक्का हो गया। अब बची 32 गैर सरकारी सीटें, उनमें से भी 8 मुसलमानों के लिए,
4 ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए और 2 जमींदारों के लिए रिजर्व थी। मतलब ये एक ऐसी बिसात बिछाई गई थी जिसमें राष्ट्रवादियों की जीत की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई थी। तो साफ था, भारतीयों को प्रतिनिधित्व का एक दिखावा तो दिया गया, लेकिन शक्ति नहीं दी गई। ये एक ऐसा लोकतंत्र था जो सिर्फ और सिर्फ कागजों पर मौजूद था। भारतीयों को बहस करने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन कोई भी फैसला लेने का अधिकार वो उनसे छीन लिया गया। और अगर इसके बाद भी कोई शक बाकी रह जाए तो खुद इन सुधारों को लाने वाले लॉर्ड मॉर्ले ने ब्रिटिश संसद में खड़े होकर साफ साफ कहा था, हमारा भारत में संसदीय सरकार शुरू करने का कोई इरादा नहीं है। ये बयान अंग्रेजों की असली मंशा पर से पर्दा उठाने के लिए काफी है। इन सुधारों के दूर तक जाने वाले परिणामों का शायद सबसे सटीक मूल्यांकन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उन्होंने कहा था कि ये जो अलग निर्वाचन की व्यवस्था है, ये एक राजनीतिक कैंसर की तरह थी जिसने धीरे धीरे पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया। ब्रिटिश सरकार तो हमेशा यही दावा करती रही कि ये सिस्टम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। ये सशक्तिकरण नहीं था, ये राजनीतिक अलगाव था। ये एक समुदाय को देश की मुख्य धारा से काटकर अलग थलग करने की एक खतरनाक चाल थी। आखिर में ये एकदम साफ हो जाता है कि मॉर्ले मिंटो सुधारों ने भारत की राजनीति में विभाजन का एक ऐसा बीज बो दिया था जिसकी कड़वी फसल इस देश ने दशकों तक काटी। जब हम भारत में चुनावी विकास की टाइमलाइन को देखते हैं ना, तो अंग्रेजों की चाल और भी साफ हो जाती है। 1892 में चुनाव सिर्फ नाम के लिए थे। 1909 में चुनाव तो दिए, लेकिन बिना किसी जिम्मेदारी के। और जिम्मेदार सरकार की बात तो पहली बार 1919 के एक्ट में जाकर हुई। इससे पता चलता है कि 1909 का कदम कोई सुधार नहीं था, बल्कि राष्ट्रवाद की बढ़ती लहर को रोकने के लिए फेंका गया एक चारा था। तो अंग्रेजों का असली मकसद क्या था? देखिए, मकसद एक था, लेकिन निशाने कई थे। नरमपंथियों को सुधारों का लॉलीपॉप देकर कंफ्यूज करो, कांग्रेस के बढ़ते कद को कमजोर करो, हिंदू मुस्लिम एकता में दरार डालो और मुस्लिम एलीट के एक छोटे से गुट को खुश करके अपने पाले में कर लो। लेकिन इन सुधारों का जो सबसे गहरा और विनाशकारी असर हुआ वो ये था कि इसने भारत की राजनीतिक पहचान की परिभाषा ही बदल दी। अब पहचान नागरिकता से नहीं, बल्कि समुदाय से होने लगी। एक भारतीय होने से ज्यादा जरूरी ये हो गया कि कोई हिंदू है या मुसलमान। और ये वो जहर था जो धीरे धीरे पूरे देश में फैलता चला गया। और इसी के साथ हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। क्या 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार लोकतंत्र की तरफ पहला कदम थे, या फिर भारत को बांटने की सबसे खतरनाक ब्रिटिश चाल? इस पूरे विश्लेषण के बाद जवाब शायद आईने की तरह साफ है। और ये सोचने वाली बात है कि एक सदी पहले बोए गए इस बीज की कीमत आज भी हम किसी न किसी रूप में चुका रहे हैं।